हेलो दोस्तों, गुरुकुलम द यूनिक पॉइंट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हेमंत पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट। तो अभी तक हमने जितना भी चर्चा करी है वो डीसी सर्किट पे करी है। डीसी सर्किट में हमने जैसे आपको केवीएल, केसीएल, सुपरपोजिशन और नोडल्स के बारे में बताया, ये सब वर्क करते थे डीसी पे। तो अब करते हैं बात हम एसी की। जैसा कि आज आरजीबीबी का टाइम टेबल डिसाइड हो गया, फर्स्ट ईयर आरजीबीबी का। तो इसमें आपके पास काफी कम टाइम बचा है, तो मैंने प्लान किया है कि हर यूनिट के 5 से 10 लेक्चर बनाता चला जाऊंगा, जिसमें आप इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ के आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं। तो इससे आपको एक क्रैश कोर्स का टाइप का हो जाएगा, तो इस कम समय में काफी रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इस मतलब प्रत्येक लेक्चर को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको हर चीज रटा जाएगी और लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी अगर आपको लेक्चर जिस पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज या यूट्यूब में लिख सकते हैं कि आपको इस टॉपिक का लेक्चर समझना है, तो मैं उसका लेक्चर अकॉर्डिंग भी बना दूंगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट। तो अभी तक डीसी सर्किट की मैंने जैसे बात करी, डीसी सर्किट में इसमें मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, मतलब चेंज नहीं होता था। लेकिन एसी सर्किट में इसका जो पोलैरिटी है, करंट की डायरेक्शन है या वोल्टेज की डायरेक्शन है, चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। तो अब वोल्टेज दैट चेंज इट्स पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड एट रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित समय पर ये चेंज होता रहेगा। जैसे इस यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, इस तरह से। अब देखिए इसमें यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव, अगले क्षण ये क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन जैसे चेंज हो गई, इसमें डायरेक्शन इस टाइप की थी, दूसरे क्षण डायरेक्शन इस टाइप की हो गई। मतलब पहले इस टाइप की डायरेक्शन थी, ऊपर चल रही थी, दूसरे में इस टाइप की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें बार बार करंट की डायरेक्शन एक निश्चित अवधि के बाद चेंज होती रहे, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव क्वांटिटी। या तो ये करंट भी हो सकता है या वोल्टेज भी हो सकता है। तो इसे हमने सिंपल सर्किट में देखा, इसमें एक सिंपल रेजिस्टेंस लगा था जिसमें एक बैटरी की सप्लाई ई लगाई थी। इसमें पहले इस टाइप की डायरेक्शन थी, पोलैरिटी ऐसी थी, तो करंट इस तरह फ्लो हो रहा था, दूसरे में माइनस पॉजिटिव था, तो उसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था। तो ये हो गया अपना अल्टरनेटिव के बारे में हमने सिंपल बताया। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जो कई बार एग्जाम में लिखने के लिए भी आ जाती है, जैसे कि वेवफॉर्म। वेवफॉर्म बेसिकली एक ग्राफ होता है जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू और करंट के टाइम के बीच में इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तो वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, जो और टाइम के बीच प्लॉट होता है। कहने का मतलब ये हुआ, पहले बता देते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू वो होती है करंट या वोल्टेज की। इसको हम कोई भी क्षण पे यहाँ पर ले, कहीं के भी क्षण पे अगर कोई वैल्यू हमको पता करनी हो, इंस्टेंट मूवमेंट पे, कोई भी मूवमेंट पे अगर करंट या वोल्टेज की हमको वैल्यू लेना हो तो वो हो जाती इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कोई भी इंस्टेंट पर अगर हम वैल्यू लेते हैं तो वो होती इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर हम इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का करंट या वोल्टेज का टाइम के साथ, ये टाइम के साथ अगर हमने प्लॉट ड्रा कर दिया तो वो हो जाती है उसका वेवफॉर्म। अगर हमने कोई ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि इस क्षण इतना इतना हो जाता है, जैसे हम सीआरओ में कोई अगर वेवफॉर्म लगाए तो सीआरओ में हम देख सकते हैं इसका ग्राफ इस टाइप का मेजर हो रहा है ऐसा। तो ये हो जाएगी आपकी वेवफॉर्म। और दूसरी बात हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगला टर्म आती है साइकिल। अगर कोई अल्टरनेटिव करंट क्वांटिटी अगर पूरा एक सर्किल पूरा कंप्लीट कर ले, कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो से पाई पे वन राउंड पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ, तो इसको हम बोलते हैं वन साइकिल। व्हेन अल्टरनेटिव करंट गोस थ्रू अ कंप्लीट कंप्लीट set of positive and negative value और goes through a 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कब कोई अल्टरनेटिव करंट पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरा एक राउंड क्लियर कर लेगा तो हम बोलते हैं उसको एक साइकिल। साइकिल बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल। अब अगली टर्म आती है अल्टरनेशन। अल्टरनेशन अल्टरनेशन का मतलब होता है जब कोई वन हाफ साइकिल इज कॉल्ड, जैसे ये इस हाफ साइकिल को हम बोलते हैं वन अल्टरनेशन। अगर इसके बाद क्या है अल्ट हो जाती है, मतलब पलट जाती है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव थी इसके बाद नेगेटिव हो जाती है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन।
ऑन इलेक्ट्रिकल स्पान, इसका देखो स्पान कितना हुआ 180, इसको हम यहाँ से भी डिनोट करते 0, ये पाई, ये हो गया 2 पाई। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि देखो पाई का मीनिंग भी होता है 180 और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। तो साइकिल मतलब कब होगी, जब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों को, मतलब दो साइकिल, मतलब दो अल्टरनेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो बन जाता है साइकिल। अल्टरनेटिव एक सिंगल राउंड जब कंप्लीट हो जाए। अगली टर्म आएगी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, जब एक साइकिल को जो कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा, कहने का मतलब पॉजिटिव से और नेगेटिव का जो 0 से 2 पाई को जो वेव फॉर्म को जाने में जितना समय लगा, मतलब 0 से पाई तक जो जितना भी, अगर एक साइकिल जितनी कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, हम उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं टी से। अब आता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि एक सेकंड में कितनी साइकिल एक चल रहा है। हो सकता है एक साइकिल ही चल पाए, आधी साइकिल चल पाए, या दो साइकिल चल जाए, तो ये हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब द नंबर ऑफ साइकिल मेड पर सेकंड बाय अल्टरनेटिव क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको बोलते हैं कि इसको बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हमने घरों में देखते हैं इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। और वहीं अगर हम यूएसए की बात करें, अगर यूएसए इंडिया की बात है, इंडिया के जितने भी इक्विपमेंट है वो डिजाइन है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। अगर बाहर के कंट्री की बात करें जैसे यूएसए या और जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। तो ये बात ध्यान रखें, ये टर्म आपको बार बार परेशान करेगी और आएगी। तो फ्रीक्वेंसी का मैंने बताया कि एक सेकंड में कितनी साइकिल चल रहा है, वो हो गया फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड होता है कि एक कंप्लीट साइकिल में लगा टाइम, वो होता है टाइम पीरियड। अल्टरनेशन होता है कि कितने समय बाद ये बदल आ रहा है, मतलब एक जो पॉजिटिव और राउंड नेगेटिव के बीच जो रहता है, वन हाफ साइकिल, मतलब आधी जो साइकिल है उसको हो गई अल्टरनेशन। साइकिल क्या होती है, साइकिल होती है जो कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव का सेट होता है, वो साइकिल होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कोई भी क्षण पे अगर हम वोल्टेज या करंट की वैल्यू ले तो वो, जैसे इस क्षण है कोई भी क्षण ले ले तो वो हो जाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वेव फॉर्म क्या होती है, वेव फॉर्म अगर हम कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्वांटिटी की पर्टिकुलर टाइम और वैल्यू की और टाइम के साथ अगर ग्राफ ड्रा करें तो वो हो जाती है उसका वेव फॉर्म। अगला आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय अल्टरनेटिव क्वांटिटी इन वन साइकिल। अगर एक साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करें, जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये हो जाता है इसका एम्पलीट्यूड। तो इसको जनरली हम बोलते हैं पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी कहा जाता है। इसको हम पीक वैल्यू कह दो या मैक्सिमम वैल्यू कह दो, इसको डिनोट करते हैं हम ईएम या वीएम से। अगर ईएम वीएम, अगर आईएम से भी डिनोट कर सकते हैं अगर मैक्सिमम करंट की बात करें। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कोई भी हो सकती है, जो मैक्सिमम हो उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो आज हमने इसमें सबसे पहले अल्टरनेटिव वोल्टेज के बारे में पढ़ा। अल्टरनेटिव करंट जो बार बार चेंज होता रहे प्रत्येक क्षण, वो होता है अल्टरनेटिव वोल्टेज, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता रहे पर्टिकुलर इंस्टेंट के टाइम पे। फिर हमने पढ़ा वेव फॉर्म, फिर पढ़ा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसके बाद हमने साइकिल के बारे में देखा, फिर अल्टरनेशन क्या होता है वो देखा। इसमें ज्यादातर जो पूछ सकता है वो आता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये पूछ सकता है, और दूसरा साइकिल क्या हो सकती है। ये दो चीज ही इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। अब अगली टर्म आती है अब आती है अगली टर्म आपको देखेंगी। तो अल्टरनेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आएंगे आपको पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। एवरेज ये आपको टर्म एग्जाम में भी काफी पूछी जाती है। पीक वैल्यू क्या होती है बार बार निकालने के लिए आएगी, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आएगी, आरएमएस वैल्यू निकालने आएगी।
तो आरएमएस वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अब देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं पीक वैल्यू से। पीक वैल्यू जैसे हमने एम्पलीट्यूड में बताया था, द मैक्सिमम वैल्यू दैट अटेन्ड बाय अल्टरनेटिव क्वांटिटी ड्यूरिंग वन साइकिल। वन साइकिल में जो जितना मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करी, कहने का मतलब जैसे ये वेव फॉर्म है, ये कोई जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करी इसको वी एम बोल सकते हो। तो ये जो वैल्यू इसने अटेम्प्ट करी उसको बोल रहे हैं हम पीक वैल्यू। इसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं या क्रेस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड मैंने पहले बता ही दिया है। और अगर हम साइनसोइडल की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये उसको बोलते हैं पाई/2। तो हमने पढ़ा भी है साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। कहने का मतलब जो साइनसोइडल अगर वेव फॉर्म की बात करें तो 90 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। इसको हम डिनोट करने के लिए बताया पी, इसको ई एम बोल दो या आई एम बोल दो इसको डिनोट करने के लिए। तो अब इसका इंपॉर्टेंट कहां पर पीक वैल्यू का, सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिंग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, तो इन लोगों को वहां पर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी वगैरह जब हम पता करते हैं तो उस टाइम पर बहुत जरूरत पड़ती है पीक वैल्यू की। तो पीक वैल्यू हो गया। अगला टॉपिक है आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहती है, अगर हम उसका अर्थमेटिक एवरेज ले लें जितनी भी वैल्यू है तो हमारी वैल्यू निकल जाती है एवरेज वैल्यू। मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू या करंट या वोल्टेज का हमने अगर उसका अर्थमेटिक एवरेज ले लिया, जैसे I1 E1 E2 E3 और इसका डिवाइड कर दो उतने से, तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज वैल्यू। बेसिकली आपको लिखने के लिए डेफिनेशन आएगी तो आप क्या लिख सकते हैं, द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंसीडर्ड ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी ओवर वन साइकिल। एक साइकिल में उसको कंप्लीट कितनी बार उसकी लेना है, ये इस टाइप कंप्लीट साइकिल कहां पर कंप्लीट होगी, यहाँ पर। तो इसको हम एवरेज ले लेंगे। अब इसका अगर साइनसॉइडल का एवरेज देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो 0 हो जाएगी एवरेज वैल्यू। जितना पॉजिटिव में जितना ऊपर गए उतना नीचे गए। कहने का मतलब किसी को 2 रुपए दान करे और 2 रुपए वापस ले लिए तो अपने पास कितना बचा, 0 रुपए बचा, कुछ भी रुपए नहीं बचा। तो वो हो जाएगी अपनी एवरेज वैल्यू। अब अगली टर्म है आपको आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसी में। देखो डीसी में जब हम पावर कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। वहां कैसे दिक्कत नहीं आ रही थी, वहां तो मैग्नीट्यूड सेम हो रहा था। पावर कैलकुलेशन डीसी में बहुत ही आसान हो रहा था क्योंकि हमको उसमें सिंपल गुणा करना रहता था। सिंपल गुणा मतलब वोल्टेज और करंट का गुणा कर देते थे, हम पावर निकाल लेते थे। जैसे उसमें क्या आ रहा था, V इक्वल टू आई आर, सॉरी V इक्वल टू आई आर, ये तो वोल्टेज का। अगर पावर की बात करें तो V इंटू आई। तो इनका अगर हम दोनों का गुणा कर रहे थे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर हमने दोनों का गुणा कर दिया तो ये आ जाती। अब एसी में लेकिन हम ऐसा नहीं निकाल सकते, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि मैक्सिमम कब हो रहा है, क्योंकि अब देखिए ये अपना कोई वोल्टेज है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस क्षण पे ये मैक्सिमम हुआ है। इसमें मान लो कि एक टाइम अगर मैं बोलूं कि इसमें 10 है, 10 पे आ रहा है, तो अगर इसकी पावर 10 है और करंट 2 है तो 20 है मान लो। लेकिन अगले क्षण में ये तो अब 10 रहा नहीं ना, ये कम हो गया। तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते किस क्षण कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पर तो पावर कैलकुलेशन नॉर्मली तरीके से करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बार बार इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी जिससे कि हम उसका पर्टिकुलर इंस्टेंट पे और पावर कैलकुलेशन में हम उसको निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं हम आरएमएस वैल्यू। तो इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए मैंने बताया सबसे पहले जैसे कोई वैल्यू दी है
जैसे ये वैल्यू दी है, इसका सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर इसका अंडर रूट करेंगे, फिर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। इस तरह से हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम आपको उसमें निकालना बता देंगे। तो आपको सिंपल यहाँ पर कुछ भी नहीं, आपको 2-3 चीजें बस याद रखनी रहेंगी। दैट स्टडी करंट व्हेन which when flow through a resistance of non resistance for a given time period। तो डीसी करंट को जब हम कोई नॉन रेजिस्टेंस में फ्लो करते हैं तो जितनी अगर सेम हीट हीट प्रोड्यूस हो रही है, और अगर हम एसी करंट को फ्लो कर रहे हैं उतना ही अगर एसी करंट को फ्लो कर रहे हैं उसी रजिस्टर में, सेम रजिस्टर में, तो सेम टाइम के लिए, तो जितनी हीट उसमें प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। तो कहने का मतलब अगर हमने जितना डीसी करंट हमने फ्लो किया, जैसे डीसी करंट हमने कोई रजिस्टर में फ्लो किया, तो जितनी उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही सेम हीट प्रोड्यूस होती है जब हम एसी करंट को फ्लो करते हैं काय में, सेम रजिस्टर में, तो वो उसकी हो जाती है इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। इसको निकालने के लिए जितनी भी मान लो गिवन वैल्यू दी हैं उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब हम उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसका अंडर रूट करेंगे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब आपको एक एक चीज अच्छे से याद हो जाएगी। अगला टॉपिक आता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकालने के लिए भी आ जाता है कई बार, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर कुछ नहीं, अभी हमने आरएमएस वैल्यू पढ़ा है और एवरेज वैल्यू पढ़ा है, तो दोनों का रेशो कर दो। रेशो ऑफ आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, चाहे करंट का निकाल लो चाहे वोल्टेज का निकाल लो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा फॉर्म फैक्टर। इस तरह से हम फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आरएमएस वैल्यू अगर हमने इसकी प्लॉट करी तो इसमें आ जाता है क्या, IM/√2 अपॉन एवरेज वैल्यू आएगी 2M/पाई। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.1 आ जाता है आरएमएस वैल्यू। अगर हम दूसरी पीक फैक्टर की बात करें, पीक फैक्टर क्या होती है, ये रेशो होता है मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, मतलब IM/IRMS, ये निकल जाता है पीक फैक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम को हमने मैक्सिमम रख दिया, अगर इसको हम मैक्सिमम क्या होता है बेसिकली आरएमएस, अगर निकालना रहे आरएमएस निकालना रहे तो क्या होता है, ये आता है √2, मैक्सिमम का √2 इस टाइप का आता है, ये आप याद रख लें। इसकी जगह हमने ये रख दिया तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √2 की वैल्यू होती है 1.42। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हम एवरेज की वैल्यू बात करें, एवरेज वैल्यू की जो, अगर जब भी आपको एवरेज वैल्यू दी रहेगी तो आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब एवरेज वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो 2/πIM, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा बेसिकली, आज 4-5 टॉपिक हो गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में अगर हम बात करें तो आपको आरएमएस वैल्यू का पता होना चाहिए, फिर आप पता होना चाहिए पीक वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए एवरेज वैल्यू क्या होती है। पीक वैल्यू सबसे पहले आपको पीक वैल्यू पता होना चाहिए, आरएमएस वैल्यू पता होना चाहिए, एवरेज वैल्यू पता होना चाहिए। फिर आरएमएस और हमने एवरेज से निकल जाएगा फॉर्म फैक्टर, और अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस से पीक फैक्टर निकल जाएगा और फॉर्म फैक्टर निकल जाएगा इससे। तो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम इसके कुछ 1-2 न्यूमेरिकल लगा देंगे तो आपको एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू।